हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले की क्लास में सेट्स के बारे में पढ़ा था और मैं आशा करता हूं कि सेट्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताएं और मैं उस प्रॉब्लम्स को मैं आपको सॉल्यूशन करूंगा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन, यानी कि संबंध। संबंध पढ़ने से पहले कुछ दो पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें पहला जो है वो ऑर्डर पेयर और दूसरा जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऑर्डर पेयर यानी कि क्रमित युग्म और कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि कार्तीय गुणन, जिसमें हम पहला देखते हैं कि क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर पेयर। तो क्रमित युग्म समझेंगे कि क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि सेट में पढ़ा था कि सेट में जो अवयव होते हैं उस सेट के जो अवयव का क्रम का कोई महत्व नहीं होता। जो भी सेट होता है उसमें क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता। लेकिन ऐसा सेट जिसमें क्रम का महत्व हो, जिसमें क्या हो, क्रम का महत्व हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमित समुच्चय बोलते हैं, न कि युग्म। हम बात किसी कर रहे हैं, क्रमित समुच्चय की पहले। तो क्रमित समुच्चय किसे कहते हैं कि ऐसा समुच्चय कि जिसमें क्रम का क्या हो, महत्व हो। क्रम का महत्व होगा उसे हम बोलेंगे क्रमित समुच्चय। अगर उसी क्रमित समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी हो, दो हो, उसी क्रमित समुच्चय में क्या हो, अवयव की संख्या दो हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। बात क्लियर कि सबसे पहले क्रमित समुच्चय होना चाहिए। तो क्रमित समुच्चय कौन सा होगा, जिसमें क्रम का महत्व हो और उसी क्रमित समुच्चय में यदि अवयव की संख्या दो हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। अब बात करेंगे क्रमित युग्म को कैसे डिनोट किया जाता है। तो क्रमित समुच्चय जो होता है उस क्रमित समुच्चय को हम छोटे ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और उसके अंदर हम अवयव लिखते हैं। जो भी अवयव होते हैं उसके अंदर लिखते हैं। अब हमने बात की कि क्रमित युग्म की, तो क्रमित युग्म में क्या होगा कि ऐसा क्रमित समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या कितनी हो, दो हो, यानी कि एक अवयव मैंने ले लिया ए और एक अवयव बी ले लिया और उसको मैंने छोटे ब्रैकेट से बंद कर दिया, तो यानी ये क्या कहलाएगा, एक क्रमित युग्म कहलाएगा। तो क्रमित युग्म को कैसे डिनोट करते हैं, छोटे ब्रैकेट से हम बंद करते हैं और कोई भी दो अवयव होने चाहिए। ठीक है। अब हम क्रमित युग्म है तो यानी उसमें अवयव का क्रम का महत्व होता है, यानी कि जो अपने पास में क्रमित युग्म ए बी है वो कभी भी ए बी ए के बराबर नहीं होता। ए बी क्रमित युग्म और बी ए क्रमित युग्म आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं यदि अपने पास में ए और बी दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। यदि ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी ये क्या हो सकता है, ये क्रमित युग्म बराबर होंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि अपने पास में एक सेट ए बी है और एक सेट अपने पास में सी डी है। ये दोनों सेट तभी बराबर हो सकते हैं यदि इसका प्रथम अवयव इसके प्रथम अवयव के इक्वल हो, यानी ए इज इक्वल टू सी हो, और इसका द्वितीय अवयव इसके द्वितीय अवयव के इक्वल हो, यानी कि बी इज इक्वल टू डी हो। तो ही ये क्या कहलाते हैं, दोनों क्रमित युग्म आपस में इक्वल कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। अब अपन बात करेंगे कि क्रमित युग्म जो होता है, यानी कि ए बी अपने पास में क्रमित युग्म है, तो क्रमित युग्म में जो ये प्रथम अवयव, ये क्रमित युग्म का प्रथम अवयव कहलाता है और बी जो है ये क्रमित युग्म का द्वितीय अवयव कहलाता है। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया कि फॉर एग्जाम्पल जो होते हैं वो क्या हैं, सॉरी एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जैसे कि 5 7 है, एक्स वाई है, 3 3 है, कुछ भी, तो यानी कि अपने पास जो भी क्रमित युग्म होंगे उसमें दोनों अवयव समान भी हो सकते हैं और दोनों अवयव अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि भिन्न भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दोनों अवयव समान ही हो, जरूरी नहीं है कि दोनों अवयव भिन्न ही हो, तो वो भिन्न भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो ये होता है अपने पास में क्रमित युग्म। अब अगर बात करें यदि क्रमित युग्म में अवयव की संख्या दो है तब तो क्रमित युग्म कहलाता है। लेकिन जब क्रमित युग्म में अवयव की संख्या कितनी हो, एन हो,
कितनी हो, एन हो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि एन टपल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एन टपल्स कहेंगे। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि यदि अपने पास में कोई कर्मित युग्म है और उस कर्मित समुच्चय है और उसमें अवयव की संख्या कितनी है, एन है, तो उसे हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, इस प्रकार से करेंगे और उसको क्या बोलेंगे, एन टपल्स बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि क्या है, कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो अपन फाइंड करना है तो उसके लिए अपने को क्या ज़रूरत होती है, दो सेट की ज़रूरत होती है। अपने पास में कोई भी दो सेट है, यानी कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इन दोनों को कर्मित कार्तीय गुणन जो है वो किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ए क्रॉस बी द्वारा। कोई भी दो समुच्चय हैं तो उसको कार्तीय गुणन जो रिप्रेजेंट करेंगे वो ए क्रॉस बी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए क्रॉस बी में कौन कौन से अवयव होंगे वो देखेंगे। तो ए क्रॉस बी में जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, कार्तीय कर्मित युग्म जो पढ़ा अपने, कर्मित युग्म यानी कि ए बी, कर्मित युग्म पढ़ा, उस कर्मित युग्म के रूप के अवयव होंगे। यानी कि उसके जितने भी कर्मित युग्म बनेंगे वो सभी अवयवों के प्रथम अवयव जो होंगे वो किसके होंगे, समुच्चय ए के होंगे, और द्वितीय अवयव है वो समुच्चय बी के होंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास में जो पहला समुच्चय है वो क्या है, ए है, तो पहला अवयव जो होगा वो क्या होगा, समुच्चय ए का होगा, और द्वितीय समुच्चय क्या है, बी है, यानी द्वितीय अवयव जो होगा वो क्या होगा, समुच्चय बी का होगा। बात समझ में आ गई। तो ए क्रॉस बी में अपने पास में क्या होंगे, वो सभी कर्मित युग्म होंगे, वो सभी कर्मित युग्म, कर्मित युग्म यानी कि अपने पास में ए बी, वो सभी कर्मित युग्म होंगे जहाँ सच दैट, मतलब जहाँ ए और बी क्या है, ए तो किसका अवयव होगा, ए का होगा, और बी जो होगा वो समुच्चय बी का होगा। इस प्रकार से अपन ने इसको निरूपित करते हैं। समझ में आ गई, जब ए का बी के साथ में कार्तीय गुणन हो, ठीक है। लेकिन जब अपने पास में क्या हो, बी का ए के साथ में कार्तीय गुणन हो, तब अपने पास में क्या होगा कि बी ए जो समुच्चय होगा उसमें कार्तीय गुणन कैसा होगा, बी ए, जहाँ बी जो है वो क्या है, समुच्चय बी का है, और ए जो है वो समुच्चय किसका है, ए का। यानी कि प्रथम अवयव पहले क्या आ रहा है, समुच्चय बी आ रहा है, इसलिए प्रथम अवयव जो होगा वो समुच्चय बी का होगा, और द्वितीय अवयव होगा वो समुच्चय ए का होगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं। इसमें क्या होता है कि अलग अलग की बजाय एक समान समुच्चय होते हैं, मतलब कि ए और ए का साथ में भी कर्मित कार्तीय गुणन ज्ञात किया जा सकता है। तो ए क्रॉस ए जो है अपन इसको ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि जो कर्मित युग्म होंगे ए बी, जो अवयव हैं, इसका प्रथम अवयव है वो भी ए का ही होगा, और द्वितीय अवयव वो भी किसका होगा, ए का ही होगा। यानी दोनों अवयव किसके होंगे, ए के ही होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था अपने पास में कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन में का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्तीय गुणन का एग्जाम्पल देखें तो यानी कि अपन ले लेते हैं कि एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक सेट दिया है कि ए इज इक्वल टू 1 3, जिसमें अब ये क्या क्या है 1 3। एक सेट ले लिया बी है जिसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं 0 2 4। अब ये कह रहा है कि इसका ए का बी के साथ में कार्तीय गुणन ज्ञात करना। तो कार्तीय गुणन में जो अवयव आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, सबसे पहले आपको पता है कि कर्मित युग्म के रूप में आएंगे। तो कर्मित युग्म जो आएगा वो कर्मित युग्म दो अवयव से मिलकर बनता है। यानी कि प्रथम अवयव जो होगा वो सेट ए का होगा, और द्वितीय अवयव जो होगा वो सेट बी का। क्यों, क्योंकि अपने को ए के साथ में बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। यानी पहला जो समुच्चय वो किसका, ए का, यानी पहला जो अवयव आएगा कर्मित युग्म का वो समुच्चय ए से होगा, और द्वितीय अवयव जो होगा वो समुच्चय बी से होगा, क्योंकि समुच्चय बी क्या है दूसरे नंबर पे। तो यानी कि हम जो भी ए क्रॉस बी निकालेंगे उसमें जो भी कर्मित युग्म बनेंगे वो कैसे बनेंगे कि अपन सबसे पहले समुच्चय ए का अवयव लेंगे एक, और उस एक अवयव को समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ में कर्मित युग्म बनाएंगे। यानी एक का 0 के साथ में कर्मित युग्म बनेगा, एक का 2 के साथ में कर्मित युग्म बनेगा, एक का 4 के साथ में कर्मित युग्म बनेगा। तो यानी कि अपने पास में एक का जो कर्मित युग्म बने वो क्या क्या बना, 1 0 1 2 और 1 4, ये अपने पास में कर्मित युग्म बने। और इसमें प्रथम अवयव किसका आएगा, समुच्चय ए का आएगा, द्वितीय अवयव समुच्चय बी का आएगा। इसी प्रकार फिर हम अगला लेंगे ए का दूसरा अवयव जो कि क्या है 3।
है और इस 3 को क्या करेंगे, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ कर्मित युग्म बनाएंगे। यानी कि 3 को 0 के साथ में कर्मित युग्म, 3 का 2 के साथ में, 3 का 4 के साथ में, तो यानी कि इसके साथ में कर्मित युग्म बनेंगे। तो यानी कि अपने पास में इसके साथ में जो कर्मित युग्म बने वो 3 0, 3 2 और 3 4 कर्मित युग्म बने। अब अपने पास में इतने ही कर्मित युग्म बनेंगे इसके। क्यों? क्योंकि देखो कि इसमें जो अवयव ए में जितने अवयव होंगे वो क्या करेंगे कि प्रत्येक अवयव क्या करेगा, बी के प्रत्येक अवयव के साथ में कर्मित युग्म बनाएगा। तो एक पहले एक लेंगे, वो बी के प्रत्येक अवयव के साथ कर्मित युग्म बनाएगा। फिर ए का दूसरा अवयव लेंगे, वो बी के प्रत्येक अवयव के साथ कर्मित युग्म बनाएगा। अगर ए में तीसरा अवयव भी होता तो वो बी के प्रत्येक अवयव के साथ कर्मित युग्म बनाता। तो इसी प्रकार हमारे क्या आगे ए क्रॉस बी के साथ में जो कर्मित युग्म बनेंगे उन सभी कर्मित युग्म आ गए। तो ये अपने पास में एक क्रॉस बी में अवयव आ गए। ठीक है, ए क्रॉस बी के क्या आ गए, अवयव आ गए। अब यदि अपन इसको उल्टा ज्ञात करना होता कि बी क्रॉस ए फाइंड करना होता, तो बी क्रॉस ए में पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यानी कि जो भी इसमें कर्मित युग्म बनेंगे उसके जो प्रथम अवयव होंगे वो किसके होंगे, बी के होंगे, और द्वितीय अवयव होंगे वो किसके होंगे, ए के होंगे। यानी कि अपने को प्रथम अवयव किसके लेने हैं, बी के लेने हैं, और द्वितीय अवयव ए के लेने हैं। तो प्रथम अवयव लेंगे जो, यानी कि बी का पहला एलिमेंट लेंगे, पहला एलिमेंट क्या है, 0, तो यानी इस 0 इसका ए के प्रत्येक अवयव के साथ में कर्मित युग्म बनाएगा। पहले 1 के साथ बनाएगा, फिर 3 के साथ में बनाएगा। यानी कि 0 का 2 कर्मित युग्म बनेंगे, 1 के साथ में और 3 के साथ में। इसी प्रकार जब हम फिर बाद में हम 2 लेंगे बी का, और वो बी 1 के साथ में कर्मित युग्म बनाएगा और 3 के साथ में कर्मित युग्म बनाएगा। इसी प्रकार 4 जो है वो 1 के साथ कर्मित युग्म बनाएगा और 3 के साथ में बनाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास में बी क्रॉस ए के भी क्या आ गए, कर्मित युग्म आ गए। जैसे कि 0 का 1 के साथ में, 0 का 3 के साथ में, 2 का 1 के साथ में, 2 का 3 के साथ में, 4 का 1 के साथ में, 4 का 3 के साथ में। इसमें क्या है, बी पहले है, बी सेट पहले, तो यानी कि जो प्रथम अवयव हैं वो कर्मित युग्म के जो भी प्रथम अवयव हैं वो क्या होंगे, समुच्चय बी के होंगे, और द्वितीय अवयव जो होंगे वो समुच्चय किसके होंगे, बी के होंगे, ए के होंगे, सॉरी। ठीक है, अब जब यदि अपने को कहे कि खुद के साथ में यदि कर्मित युग्म ज्ञात करना हो, यानी ए का ए के साथ में, तो ए का ए के साथ में करने हैं तो इसको अपन ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी खुद के साथ में करेंगे तो इसका प्रथम अवयव ए का ही होगा और द्वितीय अवयव भी किसका होगा, ए का ही होगा। यानी कि 1 लेंगे पहले, और 1 को 1 के साथ में करेंगे, 1 को 3 के साथ में, फिर हम 3 लेंगे, 3 को 1 के साथ में करेंगे और 3 को 3 के साथ में करेंगे। यानी कि अपने पास में जो कर्मित युग्म बनेंगे वो 1 1 बनेगा, 1 3, 3 1 और 3 3 बनेगा। बात समझ में आ गई? तो यानी अपना जो कर्मित युग्म था, सॉरी कार्तीय गुणन था, वो कार्तीय गुणन आपको समझ में आ गया होगा। कार्तीय गुणन के लिए अपने को कोई भी 2 सेट होंगे, उन 2 सेट्स में के द्वारा अपन कर्मित युग्म बनाएंगे, और उन कर्मित युग्मों के द्वारा कार्तीय गुणन जो है वो उसके अवयव कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? अब अपन बात करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कार्तीय गुणन की, जो इंपॉर्टेंस में लिखा है मैंने। अब मैं जैसे कि आपके बात करता हूँ, यदि मान लो कि अपन क्या करते हैं कि कोई 2 सेट लेते हैं, एक सेट ले लिया ए और एक ले लिया बी। अब ए और बी जो 2 सेट लिए हैं उनमें से कोई भी एक, यानी या तो ए इम्पटी सेट हो या फिर बी इम्पटी सेट हो। कहने का मतलब या तो आपका ए खाली सेट हो, मतलब कि रिक्त समुच्चय हो, या बी एक रिक्त समुच्चय हो। तो ए क्रॉस बी जो होगा, इनमें से कोई भी एक रिक्त समुच्चय हुआ तो ए क्रॉस बी क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। इनमें से कोई भी एक रिक्त समुच्चय होने पर ए क्रॉस बी भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि देखो मान लो कि आपके पास में एक सेट है, वो तो रिक्त समुच्चय ए, और बी जो है उसमें आपके पास में 1 और 2 एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो कि मैं कहता हूँ कि ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो देखो इसका इसके साथ में करोगे तो इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं, तो इसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो इसका किसके साथ में रिलेशन, इसमें किसके साथ में आप कर्मित युग्म बनाओगे, किसी के साथ में कर्मित युग्म नहीं बनेगा। तो यानी कि इसमें जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, 5, मतलब कि कोई भी अवयव नहीं होगा कार्तीय गुणन में। यदि हम इसका बी क्रॉस ए करते हैं, यदि हम इसका क्या करते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं, तो इसमें देखो कि अवयव 1 है, 1 का मैं किसके साथ में कार्तीय गुणन बनाऊँ, कर्मित युग्म बनाऊँ कि इसमें
किसी के साथ में नहीं बनेगा क्योंकि इसमें तो कोई अवयव ही नहीं है। तो इसका 1 जो है वो किसी के साथ में भी कर्मित युग्म नहीं बनाएगा। इसमें 2 है वो भी किसी अवयव के साथ में कर्मित युग्म नहीं बनाएगा। जब कर्मित युग्म ही नहीं बनेगा तो यानी कि वो क्या नहीं होगा, एक कार्तीय गुणन का अवयव नहीं होगा। तो यानी कि A क्रॉस B और B क्रॉस A भी क्या होंगे, एक रिक्त समुच्चय होंगे। बात समझ में आ गई। तो यानी कि A और B, यदि A और B जो है वो यदि इम्पटी सेट है यानी कि रिक्त समुच्चय है, या तो A है या फिर B है, तो वो क्या कहलाएगा, A क्रॉस B भी क्या होगा, एक इम्पटी सेट होगा। बात समझ में आ गई। तो अब अपन देखेंगे कि सेकंड प्रॉपर्टी कि यदि मान लो कि आपके पास में कोई दो सेट हैं, एक तो A सेट है और एक B सेट है। यदि आपके A क्रॉस B में अवयवों की संख्या पूछे, कहे कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी, यदि आपको एक सेट दिया गया है एक B सेट दिया गया है, तो पूछे कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या जो होगी वो A में अवयवों की संख्या और B में अवयवों की संख्या जो है, A में अवयव की संख्या और B में अवयव की संख्या है, उन दोनों को गुणा कर दें तब अपने पास में क्या आ जाती है, A क्रॉस B में अवयव की संख्या आ जाती है। यानी कि मान लो कि A में अवयव कितने हैं, M है, और B में अवयव कितने हैं, N है। तो A क्रॉस B में अवयव कितने होंगे कि इन दोनों की संख्याओं को गुणा कर दो, A और B में अवयव की संख्या है उनको गुणा कर दो, यानी कि M गुणा N होगी। बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं कि यदि मान लो कि एक सेट दिया गया A और एक सेट दिया गया B, यदि इनमें से कोई भी एक सेट क्या हो, इनफाइनाइट सेट हो, यानी कि अपरिमित समुच्चय हो जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, ठीक है। तो हम इसमें एक भी कोई भी सेट जो है अपरिमित होगा यानी इनफाइनाइट सेट होगा, तो ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी जो होगा वो भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। यानी कि ए क्रॉस बी में भी अवयवों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। या तो ए में अनंत होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, या तो ए में अवयवों की संख्या अनंत हो या फिर बी में अवयवों की संख्या अनंत हो, इसके लिए ये। बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं आगे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। यदि आपके पास में, अपन ने अभी बात की है कि a इज इक्वल टू 5 या फिर b इज इक्वल टू 5, तो a क्रॉस b भी क्या होगा, 5 होगा। तो ये अभी अपन ने बात किया। तो इसका उल्टा भी यही होता है कि a क्रॉस b यदि 5 है तो आप क्या समझोगे कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 5 तभी हो सकता है जब या तो a इज इक्वल टू 5 हो या फिर b इज इक्वल टू 5 हो। इनमें से कोई भी एक सेट क्या होना चाहिए, इम्पटी सेट होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, जब अपन कार्तीय गुणन निकालते हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, कोई भी दो सेट अपने पास में ए और बी, उसके कार्तीय गुणन निकालते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब क्या हो कि ए और बी दोनों सेट क्या हों, आपस में बराबर हों। यदि ये दोनों सेट बराबर हैं तभी ये आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं अगले सेट की, कि अगला दे रखा है कि जैसे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो यानी कि अपन ने सेट में पढ़ा था उसी प्रॉपर्टी के अनुसार देखेंगे। जब ऐसी प्रॉपर्टी दी गई हो बंडनता वाली, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी दिया आपको, तो इसमें क्या करो कि ए का ये जो बी क्रॉस दिया हुआ है इसमें ब्रैकेट वाले से ए क्रॉस बी कर लो, मतलब ए का बी के साथ में कार्तीय गुणन कर लो और फिर ए का सी के साथ में कार्तीय गुणन कर लो, फिर इन दोनों का यूनियन कर दो, दोनों का क्या कर दो, यूनियन। यानी कि ए क्रॉस बी निकाल लो और ए क्रॉस सी निकाल लो और फिर उसका दोनों का क्या कर दो, यूनियन कर दो, तब आपका क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी के इक्वल होगा। समझ में आ गए। इसी प्रकार इंटरसेक्शन का करना है, इसी प्रकार माइनस वाले के लिए करना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि यदि अपने पास में क्या हो कि ए सबसेट बी, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए सबसेट बी का मतलब क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ठीक है। और ए क्रॉस ए अपने को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि ए का ए के साथ में कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। तो ये किसके बराबर होगा कि ए क्रॉस बी करो, क्या करो, ए का बी के साथ में कार्तीय गुणन निकालो और बी का ए के साथ में कार्तीय गुणन निकालो, फिर इन दोनों का क्या कर दो, इंटरसेक्शन। इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो जो अवयव आएंगे वो कॉमन होंगे, जो इन दोनों में कॉमन होंगे वो क्या कहलाएंगे, ए क्रॉस ए के अवयव कहलाएंगे। बात समझ में आ गई।
अब अगली बात करते हैं कि यदि ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का सॉरी मानो कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और सी का प्रत्येक अवयव डी में है, ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव बी में और सी का प्रत्येक अवयव डी में है, तो अपने पास में अपन ये कर सकते हैं कि इसका इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट और इसका इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करके करेंगे तो यानी कि वो उसके सबसेट होगा, यानी ए क्रॉस सी जो है वो उसका प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में होगा। बात समझ में आ गई। यदि ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, तो ए क्रॉस सी जो होगा वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं ऊपर वाले की तरफ से, ऊपर वाले की तरह ही है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी दिया है, तो यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी दिया है, तो यानी ए का किसके साथ में कर दो, सी के साथ में इंटरसेक्शन कर दो, और बी का किसके साथ में इंटरसेक्शन कर दो, डी के साथ में कर दो, और फिर जो इंटरसेक्शन किया है उसका क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, तो वो उसका क्या हो जाएगा, उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है, यानी कि संबंध, संबंध पढ़ते हैं। तो संबंध यानी कि अपन एक नेचुरल तरीके से देखें तो अपन अपने घर में सब संबंध देखते हैं, अपना अपना अपने भाई के साथ में संबंध, अपने माता पिता के साथ में संबंध, दादा दादी के साथ में, तो इस प्रकार का एक संबंध देखते हैं, ठीक है। कि आप कोई आपकी क्लास में आपके दोस्त के साथ में आपका क्या संबंध है, इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। तो अपन उस प्रकार से उस रिलेशन को देखते हैं, उसी प्रकार हम मैथ में भी एक रिलेशन देखते हैं, एक दो जो सेट होते हैं उन दो सेटों के अवयवों के बीच में, कि उन दो सेटों के अवयवों के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो यानी कि अपन इसमें क्या करते हैं कि दो सेट लिए जाते हैं, संबंध जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि दो सेट लिए जाते हैं, एक सेट ए और एक सेट बी, दो सेट लिए जाते हैं, उन दोनों में अपने को क्या देखना है, संबंध देखना है। तो संबंध, अब ये नाम संबंध आता है तो अब अपने मन में विचार आएगा कि किसका संबंध किसके साथ में, किसका संबंध है किसके साथ में। तो अपना वर्ड जो आया वो क्या है, एक तो आया किसका और एक किसके, किसका किससे, किसका और किससे, तो यानी कि किसका है और किससे है। संबंध में यही तो होता है कि कोई भी दो व्यक्ति होते हैं कि उसमें एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, तो यानी उस व्यक्ति का किसका किससे संबंध है, तो यानी कि एक आदमी का दूसरे आदमी से संबंध है ना, तो वो संबंध बीच में आता है, तो ये संबंध होता है। तो इसमें अपन देखेंगे कि किसका, किसका मतलब कि ए का अवयव होंगे और बी के अवयव होंगे, अपने पास में क्या होंगे, दो सेट होंगे, एक तो ए सेट होगा और एक बी सेट होगा, यानी कि ए के अवयव होंगे और बी के अवयव होंगे हमारे पास में। तो यानी कि किसका का मतलब ए के अवयव, क्या हम कहें कि ए का बी से संबंध, तो ए के बी से संबंध तक बात करते हैं, तो यानी कि ए के अवयव जो हैं, तो ए के अवयव हो गए अपने पास में किसका, और किससे यानी कि बी के अवयव हो गए, तो यानी ए के अवयव का बी के किसी न किसी अवयव के साथ में क्या होगा, संबंध होगा, क्या होगा, संबंध। तो वो संबंध ही क्या कहलाता है, इसमें रिलेशन कहलाता है, यानी संबंध होता है। तो यानी कि हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि अपने पास में एक सेट ए है और एक सेट बी है, उसमें ए के अवयव का बी के किसी न किसी अवयव से संबंध है, वो किसी नियम आर के द्वारा होता है, कोई एक नियम दिया गया होता है अपने को आर, उस नियम के द्वारा उसमें संबंध अपन देखते हैं, ठीक है। तो अपन इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, आर सच दैट ए टू बी, तो यानी कि ए का बी से आर संबंध है, समझ में आ गई। तो यानी किसका, किसका तो वर्ड आ जाएगा ए के अवयव, और किससे यानी कि बी के अवयव, और क्या संबंध है यानी कि आर संबंध है, क्या एक तीसरा वर्ड क्या आएगा, क्या यानी कि आर संबंध है। बात समझ में आ गई। तो यानी अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यानी कि ए का बी के साथ में संबंध है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए का आर संबंध है बी से, ए का आर संबंध क्या है, बी से, यानी कि इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे ए जो होगा वो समुच्चय किसके अवयव होगा, बी, ए का अवयव होगा, समुच्चय ए का अवयव होगा, और बी जो होगा वो समुच्चय बी का अवयव होंगे। बात समझ में आ गई। तो यानी कि यदि आपको ए समुच्चय ए से बी में एक संबंध निकालना है आर के द्वारा, नियम आर के द्वारा, तो यानी कि जो प्रथम अवयव होगा वो समुच्चय ए का होगा और द्वितीय अवयव जो होगा वो समुच्चय बी का होगा। बात क्लियर। इसको अपन इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं एक क्रमित युग्म के रूप में,
कर्मित युग्म में पढ़ा था अपन ने, क्या होता है कि एक कर्मित युग्म होता है, उसमें ए और बी दो अवयव होते हैं। तो इसमें इस प्रकार से भी अपन डिनोट कर सकते हैं, और जो कि बिलोंग करता है एक आर नियम में। तो यानी कि ए, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, ए का बी से आर संबंध है, यानी कि इस प्रकार से भी अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। समझ में आगे बात। यदि मान लो कि एक कह देता हूँ कि सी और डी है, यानी मैं कहता हूँ कि सी का डी के साथ में संबंध नहीं है, तो अपन इसको किसे डिनोट करेंगे कि इज नॉट बिलोंग्स टू आर। सी का डी से आर संबंध नहीं है, तो अपन इसको कैसे डिनोट करेंगे, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। या फिर करेंगे सी का आर संबंध नहीं है डी से। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे, या तो सी डी कर्मित युग्म के रूप में सी डी इज बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, और या फिर कहेंगे सी का आर संबंध नहीं है डी से। बात क्लियर। तो ये था अपना एक संबंध। तो संबंध को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें कौन कौन से अवयव होंगे, एक कर्मित युग्म के रूप में एक अवयव होंगे। इसमें जो संबंध होगा वो ए से बी में, मतलब कि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तो उसके अवयव का, ए के अवयव का बी के अवयव के साथ में एक संबंध होगा, यानी ए का बी के साथ में एक संबंध होगा, यानी वो एक कर्मित युग्म के रूप में अवयव होंगे अपने पास में। जो अपने पास में संबंध होगा उसमें जो अवयव, उस समुच्चय में जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे, कर्मित युग्म के रूप में। जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी ए का बी से संबंध है, जहाँ पे ए जो बिलोंग कर रहा है वो किस में कर रहा है, ए में कर रहा है, और बी जो बिलोंग कर रहा है वो किस में कर रहा है, बी में कर रहा है। यानी कि ए जो अवयव है वो ए समुच्चय ए का है, और बी जो अवयव है वो समुच्चय बी का है। तो ये अपने पास में क्या होता है, एक संबंध आर होता है। समझ में आ गया, मैथमेटिकल रूप में इससे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे संबंध के कुछ पॉइंट्स की ओर। तो अब अपन अगर इसकी डेफिनेशन देखें, यदि अगर एक नेचुरल डेफिनेशन देखें इसकी, तो हम देख सकते हैं कि अपन मान लो कि आप एक चीज़ देखोगे कि एक सेट ए है, आपके पास में क्या है, एक सेट ए है, और उसमें अवयव क्या है, 1 2 है, और एक सेट क्या आपके पास में बी है जो कि क्या है, 3 4 है। ठीक है, अब आपके पास में 1 2 और 3 4 सेट दिए गए। यदि मैं कहूँ कि समुच्चय ए से बी में एक संबंध ज्ञात करना है, तो यानी क्या बनेगा, एक कार्तीक गुणन बनेगा, एक कर्मित युग्म बनेगा, कर्मित युग्म बनेगा, यानी 1 का 3 के साथ में एक संबंध हो सकता है, 1 का 4 के साथ में कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है, 2 का 3 के साथ में कुछ भी संबंध हो सकता है, 4 के साथ में। यानी इसमें संबंध जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 1 का 3 के साथ में हो सकता है, 1 का 4 के साथ में एक संबंध हो सकता है, 2 का 3 के साथ में एक संबंध हो सकता है, और 2 का 4 के साथ में एक संबंध हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ए से बी में यदि अपन संबंध ज्ञात करें तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, 1 का 3 के साथ हो सकता है, 1 का 4 के साथ हो सकता है, 2 का 3 के साथ हो सकता है, 2 का 4 के साथ हो सकता है। लेकिन अपने को पता नहीं है अभी क्या संबंध हो सकता है। इतना बता सकते हैं कि किसका किसके साथ संबंध हो सकता है, लेकिन क्या संबंध है ये अभी अपन ने बात नहीं बता सकते, वो अपन आर नियम के द्वारा बताएंगे। यानी कि आर नियम क्या है, उसमें क्या संबंध है। ठीक है, तो यानी कि अपने पास में संबंध में जो अपने पास में कर्मित युग्म आए वो ये आए कि जिसका किसके साथ में, किसका किसके साथ में संबंध हुआ। अब आप देखोगे कि ये जो सभी कर्मित युग्म आए हैं वो क्या हैं, ए क्रॉस बी के इक्वल है। क्या है, ए क्रॉस बी में जो अवयव होंगे उनके इक्वल, क्योंकि ए क्रॉस बी में क्या होता है कि इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव के साथ में, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के साथ में कर्मित युग्म बनाता है। तो इसका ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ में कर्मित युग्म बना है, तो यानी कि ये सभी कर्मित युग्म जो हैं वो ए क्रॉस बी में होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी सेट होगा, अब इसमें नियम लगाएंगे अपन। जैसे मान लो कि एक नियम लगाते हैं, ठीक है, तो अब इसमें एक नियम लगाएंगे। जैसे कि मैं कह दूं कि एक रिलेशन है, जो कि R1 एक रिलेशन है जो कि क्या है कि एक कर्मित युग्म है ए बी, जहाँ ए जो है, जहाँ ए क्या है, बी से छोटा है। जहाँ क्या है, ए जो होगा वो बी से छोटा होगा, तो बी से छोटा होगा तो जो मैंने निकाला वो सभी संबंध आ गए, 1 का 2 के 3 के साथ में, तो 1 3 से छोटा है, 1 का 4 के साथ में संबंध, तो 1 4 से छोटा है। क्योंकि वो दो सेट जो पीछे लिए हैं अपन उसी के अनुसार देख रहे हैं, क्योंकि उसमें एक में अवयव क्या था, 1 2, और एक में अवयव क्या थे, 3 4। तो यानी कि एक जो है वो 3 4 से छोटा, एक जो है वो 1 4 से छोटा, और इसी प्रकार 2 जो होगा वो 3 से छोटा, इसी प्रकार 2 जो होगा वो 4 से छोटा। यानी कि जो R1 जो
संबंध है अपना, उसमें क्या निकाला, क्या क्या का जवाब आ गया, क्योंकि क्या संबंध है, यानी कि ए जो है वो क्या है, बी से छोटा है, ये उसमें संबंध है। तो यानी कि ये अपना एक संबंध आ गया। तो R1 जो होगा वो क्या होगा कि सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस बी का होगा, यानी कि एक कर्मित युग्म का उपसमुच्चय होगा। जो भी अपने पास में रिलेशन होगा वो क्या होगा, कर्मित युग्म का उपसमुच्चय होगा। तो अपन एक डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो भी परिभाषित कोई संबंध आर है हमारे पास में, वो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है, जिसको हम किसी प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ में आ गई यहाँ पे आपको। तो ये संबंध आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, यदि आपके पास में कर्मित युग्म होता है कि इसमें ए में अवयव एम है और बी में अवयव एन है, तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी होगी, अभी बताया मैंने, एम क्रॉस एन होगी। ठीक है, यदि ए में अवयव कितने एम है और बी में अवयव कितने एन है, तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी होगी, एम क्रॉस एन होगी। बात क्लियर। अब अपन ने देखा था कि समुच्चय में पढ़ा था, यदि अपने पास में एक सेट ए है और उसमें एम अवयव हैं, तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर एम होगी। कितनी होगी, 2 की पावर एम होगी। जितनी उस सेट में अवयव हैं वो 2 की पावर में आ जाते हैं, तो वो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या होगी। इसी प्रकार जब मैं कार्तीय गुणन यानी ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या पूछूं, तो यानी ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी थी, एम क्रॉस एन थी, तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर एम इंटू एन हो जाएगी। तो ये 2 की पावर में आ जाएगी एम इंटू एन। तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या, कार्तीय गुणन में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आई, 2 की पावर एम एन आ गई। ठीक है, अब इसमें यदि मैं कहूँ कि अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, अरिक्त का मतलब कि उसमें रिक्त समुच्चय नहीं हो, रिक्त समुच्चय नहीं हो, तो रिक्त समुच्चय कितने होते हैं, एक ही होता है, तो यानी कि उसमें से क्या कर देंगे, टोटल में से एक बाहर निकाल देंगे, तो यानी कि वो क्या आ जाएगी, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार जब हम संबंधों की संख्या ज्ञात करेंगे कि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, कुल संबंध कितने हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि संबंध जो हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसके बराबर हो सकते हैं, कार्तीय गुणन के बराबर हो सकते हैं। जो संबंध हो सकता है, तो संबंध में जो अवयव हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, कार्तीय गुणन के अवयव के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसमें संबंधों की संख्या देखें कि उसमें संबंध कितने बन सकते हैं, तो संबंध की बात की जाए तो जो अपनी ए से बी में संबंध देखेंगे, तो ए से बी में जो संबंध हैं, तो यानी ए में अवयव की संख्या और बी में अवयव की संख्या कितनी है, एम और एन, तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, एम एन हो जाएगी। तो यानी कि उसमें ए से बी में संबंधों की संख्या जो होगी वो उसका ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, उसमें संबंधों की संख्या कितनी होगी, उसका उपसमुच्चय, यानी कि उसमें कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एम एन हो जाएगी। ठीक है, और यदि अरिक्त कुल संबंधों की पूछे, अरिक्त कुल संबंध यानी कि उसमें रिक्त समुच्चय को बाहर निकाल दें, रिक्त संबंध को बाहर निकाल दें, तब उसमें क्या होगा कि अरिक्त संबंधों की संख्या जो हो जाएगी, अरिक्त कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर एम एन -1 एक बाहर निकाल दें। बात समझ में आ गई। तो अपन ने जो पढ़ा कि ये पढ़ लिया कि ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या पूछ ले कोई, तो ए से बी में परिभाषित कुल भी संबंधों की जब भी पूछे तो वो क्या होगी, 2 की पावर एम एन होगी, यानी कि ए में एम अवयव हो और बी में एन अवयव हो तो। और यदि कुल अरिक्त संबंधों की संख्या पूछ ले तो उसमें क्या कर देंगे कि -1 कर देंगे, टोटल में से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो अपने पास में कुल अरिक्त संबंधों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब आगे देखते हैं अपन, आगे क्या देखेंगे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, कि अपन एक सेट लेते हैं, एक तो सेट ले लिया ए और एक सेट ले लिया बी। अब ए से बी में संबंध देखते हैं, एक संबंध दिया है आर नियम, मतलब कि एक अपन आर नियम देखते हैं ना, एक संबंध क्या संबंध है, मतलब क्या वर्ड आता था, तो ए से बी में क्या संबंध है, तो इनके अवयव हैं उनका ए किसका किसके साथ है, वो तो देखो इसके अवयव का इसके अवयव के साथ संबंध होगा, लेकिन क्या संबंध होगा, क्या संबंध होना चाहिए, तो वो संबंध अपने को दिया है कि ए का बी के साथ में संबंध होगा यदि केवल यदि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का ऐसा अवयव लेना है जो बी के ऐसे अवयव के स्क्वायर के इक्वल हो, बी के किसी अवयव के स्क्वायर के इक्वल हो। यानी कि हम देखें इसमें देखो -4, इसका प्रथम अवयव लेते हैं -4। अब मुझे बताओ
कि -4 आपको सबसे पहले ही होना चाहिए कि अपने को दूसरे में क्या लेना है कि वो किसी एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी साइड में क्या होना चाहिए, किसी एलिमेंट का स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि -4 क्या किसी भी एलिमेंट का -4 होता है क्या स्क्वायर? नहीं होता ना। तो -4 किसी एलिमेंट का स्क्वायर जो है, किसी कोई भी एलिमेंट ले लो उसका स्क्वायर -4 नहीं होता है। यानी कि चाहे माइनस में संख्या लो, -2 लोगे उसका स्क्वायर करोगे तब भी प्लस का 4 आएगा, और प्लस का 2 स्क्वायर लोगे तब भी क्या आएगा, प्लस का 4 ही आएगा। यानी कि -4 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो यानी इसको तो यहीं पे कैंसिल कर देंगे। दूसरी संख्या लेंगे 1। दूसरी संख्या क्या है, 1। अब 1 किसी संख्या का स्क्वायर होता है क्या? 1 हाँ होता है। 1 खुद का स्क्वायर 1 होता है। खुद का स्क्वायर क्या होता है, 1। 1 का स्क्वायर 1। अब देखेंगे कि क्या 1 जो है वो बी में है क्या, समुच्चय बी में? क्या समुच्चय बी में? क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो किसका होगा, बी का होगा ना। तो यानी कि ये 1 जो है वो क्या बी में है? तो बी में 1 है, हाँ है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 का रिलेशन, 1 का संबंध किसके साथ में हो गया, 1 के साथ में हो गया। अब इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी बनती नहीं कि 1 किसी और का तो स्क्वायर होता ही नहीं है, तो 1 खुद का ही होता है, ठीक है। अब अगला एलिमेंट ले लो 2। तो 2 देखोगे 2 किसका स्क्वायर होता है? एक तो -√2 का स्क्वायर होता है, एक √2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? लेकिन जब हम देखें कि ये स्क्वायर 2 जो है, -√2 का स्क्वायर भी 2 और √2 का स्क्वायर भी 2, लेकिन ये दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग करने चाहिए, बी में। यदि बी में बिलोंग करते हैं तब तो इसका संबंध हो जाएगा, वरना नहीं होगा। क्या इसमें बिलोंग कर रहे हैं, क्या इसके बी में ये अवयव है? नहीं है। √2 और -√2 तो इसमें अवयव है ही नहीं। तो यानी कि 2 का किसी अवयव के साथ में संबंध नहीं है। समझ में आ गई बात? अब आगे बात करते हैं 4। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, और -2 का स्क्वायर 4 होता है नहीं होता। यानी कि 4 जो हो गया वो 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि अब ये दोनों अवयव जो हैं वो क्या बी में है, ये देखेंगे। तो 2 क्या इसमें है 2 है। क्या -2 है। यानी कि 2 और -2 जो हैं वो समुच्चय बी में है। यानी कि 4 जो है उसका रिलेशन 2 से भी हो सकता है और -2 से। यानी कि हम कहेंगे कि 4 का जो संबंध है वो 2 से भी है और -2 से भी, क्योंकि 2 और -2 दोनों के दोनों किस में बिलोंग करते हैं, बी में बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अगला एलिमेंट क्या है, 9। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और -3 का स्क्वायर होता है। यानी कि 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर होता है, तो ये दोनों अवयव किस में होने चाहिए, समुच्चय बी में होने चाहिए। तो क्या 3 इसमें समुच्चय बी में बिलोंग कर रहा है? कर रहा है। क्या -3 समुच्चय बी में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। यानी कि 3 तो 9 का जो है वो 3 के साथ तो संबंध होगा, लेकिन -3 के साथ में नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 9 का संबंध जो है वो 3 के साथ में होगा, लेकिन 9 का संबंध जो है वो -3 के साथ में नहीं होगा। ठीक है। तो यानी अपने पास में संबंधों की संख्या देखी तो कर्मित युग्म कौन कौन से बनेंगे, 1 का 1 के साथ में बनेगा, 4 का -2 और 2 के साथ में बना, और 9 का 3 के साथ में बना। तो ये अपने पास में संबंधों की संख्या है। तो संबंधों की संख्या कितनी बनी, 4 बनी। तो अपने पास में ये संबंध जो है वो किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B। यानी कि A का B के साथ में कार्तीय गुणन जो होगा उसमें जो अवयव होंगे उसका उपसमुच्चय होगा, मतलब कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होगा। यानी कि इसका प्रत्येक अवयव जो है वो A क्रॉस B के होंगे। ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ कि हमने जो पढ़ा था कि ए और बी आपको साइड दिए गए हैं और उसमें बताओ कि कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो कुल संबंध कितने होंगे, तो कुल संबंधों की संख्या बताई कि 2 की पावर कर दो m1, यानी कि ए के अवयव की संख्या इंटू बी के अवयव की संख्या 2 की पावर में। तो 2 की पावर में ए के अवयव की संख्या और बी के अवयव की संख्या करेंगे, तो यानी कि ए के अवयव की संख्या कितनी है, 5 है, और बी के अवयव की संख्या कितनी है, 6 है। यानी कितना आ गया, 2 की पावर 30। तो इसमें कुल संबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 30। तो अब कह दे कि यदि इसमें अरिक्त संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, तो अरिक्त संबंधों की संख्या तो टोटल जो आई है उसमें से क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, तो उसमें क्या आ जाएगा, अरिक्त संबंधों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं हम कुछ पॉइंट्स के बारे में। नोट्स हैं इसके, नोट जो लिखे हैं कि
संबंध के बारे में। तो वो संबंध के बारे में कुछ नोट हैं, वो बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो, एक अपन लेते हैं एक सेट ए और एक सेट बी। कहते हैं कि ए से बी में एक संबंध है। तो ए से बी में एक संबंध जो है, तो यानी कि ए का जरूरी नहीं है कि ए का प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ में संबंध हो। ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ में संबंध हो, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी के किसी न किसी अवयव के साथ में संबंध हो। बात समझ में आई? तो अपन क्या कह सकते हैं कि ए में ऐसे अवयव हो सकते हैं कि जो बी में किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात कहता है कि ए और बी दो सेट हैं, तो ए में ये जरूरी नहीं है कि ए के एक अवयव है, ए का एक अवयव है, वो बी के एक या एक से अधिक अवयव के साथ में संबंध नहीं रख सकता। तो ये ज़रूरी नहीं है। अपन ये कह सकते हैं कि इसमें ये हो सकता है कि ए का एक अवयव जो है वो बी के एक या एक से अधिक अवयव के साथ संबंध रख सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ए के एक या एक से अधिक अवयव बी के केवल एक अवयव के साथ संबंध रख सकते हैं। तो अपन इसमें इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि यदि मान लो कि बी और ए दोनों इक्वल हैं, ए और बी दोनों के आपस में इक्वल हैं, और कह दे कि ए क्रॉस ए क्या है, ए क्रॉस ए है, अपने पास में एक क्रमित समुच्चय होगा, एक सॉरी कार्तीय गुणन होगा, और उसमें आर जो होता है, एक संबंध जो होता है, वो उसका सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। तो अपन इसको क्या पढ़ेंगे कि आर जो है वो क्या है, समुच्चय ए में, क्या है, समुच्चय ए में एक संबंध है। न कि ऐसे पढ़ेंगे कि आर जो है वो ए से ए में एक संबंध है, तो इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि आर जो है वो ए समुच्चय ए में क्या है, एक संबंध है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो कि संबंध के लिए कुछ 2-3 पॉइंट हैं कि एक रिक्त संबंध होता है, एक क्या होता है, रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या होता है कि रिक्त संबंध अपन जैसे कि रिक्त समुच्चय पढ़ा था, उसी प्रकार एक रिक्त संबंध होता है, उसी प्रकार क्या होता है, एक रिक्त संबंध होता है। जैसे कि मान लो कि हम देखें कि रिक्त समुच्चय में देखा था कि रिक्त समुच्चय का मतलब क्या था कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, मतलब खाली हो, और इसमें संबंध ऐड कर दिया, यानी रिक्त संबंध ऐड कर दिया, तो यानी कि रिक्त संबंध हो गया। तो यानी कि ऐसा दो समुच्चय, ए से ए बी में कोई समुच्चय है, ए से बी में एक ऐसा संबंध है जिसमें ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव के साथ में संबंध नहीं रखता है, यानी कि ए के किसी भी अवयव का बी के किसी भी अवयव के साथ में संबंध नहीं हो, तो हम क्या कहते हैं, रिक्त संबंध होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कहते हैं कि एक सेट, एक मतलब कि आपके पास में एक परिवार है, और उस परिवार में ओनली क्या है, महिलाएं हैं, क्या है, ओनली महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है, मतलब कि जेंट्स नहीं है, लेडीज ओनली। तो हम क्या कहेंगे कि एक संबंध बताते हैं कि संबंध कहते हैं कि एक्स का वाई के साथ में संबंध है, एक्स का क्या है, वाई के साथ में एक संबंध है। यदि क्या हो कि एक्स वाई का क्या हो, भाई हो, एक्स क्या हो, वाई का भाई हो। अब बताओ कि यदि एक महिलाओं का परिवार हो ओनली, क्या उसमें कोई किसी का भाई हो सकता है? कोई एक महिला दूसरी महिला की भाई हो सकती है? नहीं हो सकती। बहन हो सकती है लेकिन भाई नहीं हो सकती। तो यानी कि इसमें कोई भी एक भी संबंध नहीं बनता है। तो इसमें कोई भी संबंध नहीं बनेगा, कोई भी संबंध नहीं बनेगा, यानी कि ये संबंध कैसा होगा, एक रिक्त संबंध होगा। बात समझ में आ गई? अगला देखते हैं, एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब सार्वत्रिक संबंध। जैसे कि हमने सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ा था, सार्वत्रिक समुच्चय में क्या पढ़ा था कि अपने पास में कोई दो या दो से ज़्यादा अपने पास में सेट होते हैं, जो जिसके जो क्या होते हैं कि किसी एक ही सेट के सबसेट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, किसी एक ही सेट के सबसेट, यानी कि उपसमुच्चय होते हैं। तो वो सेट जो होता है एक, वो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि इसमें क्या होगा कि ए और बी अपने पास में कोई दो सेट हैं, तो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के साथ में, क्या कह रहा हूँ,
ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के साथ में संबंध रखता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध। बात समझ में आ गई। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास में एक फैमिली है और उस फैमिली में प्रत्येक प्रकार का आदमी और लेडीज़ है, मतलब जेंट्स भी हैं लेडीज़ भी हैं, हर प्रकार का रिलेशन है उसमें। ठीक है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है वो मान लो कि 100 साल का है। सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति कितने साल का है, 100 साल का है। अब मैं आपको एक इसमें संबंध दूं, कहूँ कि x जो है वो y के साथ में संबंध है, x का y के साथ में क्या है, संबंध है। यदि और केवल यदि x और y में जो अंतर है, x और y में जो आयु का अंतर है वो कितना है, 100 से कम है। क्या है, 100 से कम, आयु का अंतर 100 से कम है। तो 100 से कम वाले कितने संबंध बनेंगे इसमें, तो कितने संबंध बनेंगे कि देखो कि यदि आपके पास में आपके दादा की आयु 100 वर्ष है तो उससे छोटे जो सभी हैं बाकी के जितने भी आपके रिलेशन में हैं वो सभी उससे छोटे हैं मान लो, तो सभी छोटे हैं तो यानी कि उनका उस आपकी दादा की आयु के साथ में जो रिलेशन करेंगे यानी संबंध ज्ञात करेंगे तो उनमें दोनों की आयु का अंतर कितना होगा, 100 से कम ही होगा। यानी मान लो कि एक लड़का है आपके घर में वो 10 साल का है और आपके दादा की आयु 100 साल का है और उसमें दोनों में जो अंतर देखा, आयु में अंतर देखा तो यानी कि 90 का है। तो यानी 90 जो है वो क्या है, 100 से कम छोटी है, तो 90 100 से छोटी होगी। यानी कि ये भी हो गया। आपके पापा की आयु जैसे कि 60 है और आपके दादा की आयु 100 है तो उनके बीच में अंतर कितने का होगा, 40, यानी 40 भी 100 से छोटा होता है। तो इसी प्रकार सभी सदस्य जो होंगे वो आपकी दादाजी के आयु के आयु के साथ में जो अंतर होगा वो 100 से छोटा होगा। यानी कि आपके परिवार में सभी के साथ में संबंध बन सकता है। तो यानी कि अपने उसमें सभी का एक उसके 100 वर्ष वाले के साथ में संबंध बनेगा। यानी 100 वर्ष वाले के साथ में सभी का एक संबंध बनेगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक यूनिवर्सल संबंध है। क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यानी कि आर जो होगा वो क्या होगा कि ए क्रॉस बी के बराबर होगा। यानी कि आर जो होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी यानी कार्तीय गुणन के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो रिलेशन पढ़ा है उस रिलेशन के डोमेन और रेंज क्या क्या होते हैं। डोमेन और रेंज यानी कि प्रांत और परिसर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रांत और परिसर में देखें तो हमारे पास में अपने को क्या चाहिए, 2 सेट चाहिए। अब 2 सेट होंगे तो यानी कि आर सच दैट ए टेंस टू बी, कहेंगे कि ए से बी में एक आर संबंध है, ए से बी में एक आर संबंध है। यानी कि हम इसमें ए का अवयव है वो बी के किसी न किसी अवयव के साथ में कोई संबंध रखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो अवयव होंगे वो उसमें क्या कहलाएंगे, किस प्रकार के होंगे, एक कर्मित युग्म के रूप में होंगे। जो भी आर एक संबंध होगा उसमें किस रूप में होंगे, एक कर्मित युग्म के रूप में अवयव होंगे। जहाँ पे ए जो होगा वो प्रथम समुच्चय ए का अवयव होगा और बी जो होगा वो प्रथम समुच्चय बी का अवयव होगा। द्वितीय अवयव बी जो होगा वो समुच्चय बी का अवयव होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो भी कर्मित युग्म के प्रथम अवयव हैं, संबंध में जो भी कर्मित युग्म है उसके जितने भी प्रथम अवयव हैं उन सभी कर्मित युग्म के प्रथम अवयव का जो समुच्चय होगा उसे तो हम क्या बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। जो प्रथम अवयव होंगे उस प्रथम अवयव के समुच्चय को क्या बोलेंगे, प्रांत। और द्वितीय अवयव के समुच्चय को, जो कर्मित युग्म जितने भी कर्मित युग्म बने हैं संबंध में उन सभी कर्मित युग्मों के द्वितीय अवयव के समुच्चय को क्या बोलेंगे, हमें परिसर बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या कहा कि आपके पास में कोई भी संबंध ए से बी में है तो इसका जो प्रथम अवयव है वो तो क्या कहलाएंगे, प्रांत, और द्वितीय अवयव का समुच्चय क्या कहलाएगा, परिसर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रांत और परिसर को, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि आर का प्रांत यदि देखना है तो अपने पास में ए बी एक क्या है, संबंध है। ए का बी के साथ में क्या है, एक आर संबंध है। तो इसका जो प्रथम अवयव है वो इसका क्या हो गया, प्रथम अवयव क्या हो गया, इसका प्रांत हो गया। यानी कि ये जो प्रांत होगा वो किसका उपसमुच्चय होगा, ए का। क्यों, क्योंकि ए जो अवयव है वो किसका है, ए का है, समुच्चय ए का है। इसी प्रकार आर का परिसर देखेंगे तो आर का परिसर देखेंगे तो अपने पास में ए से बी में एक संबंध है। तो ए से बी में एक आर संबंध है तो यानी कि इस कर्मित युग्म का जो द्वितीय अवयव बी है वो
क्या कहलाएगा, एक परिसर कहलाएगा आर का, और वो किसका उपसमुच्चय होगा, समुच्चय बी का होगा। क्यों, क्योंकि ये जो बी है वो समुच्चय बी का क्या है, अवयव है। ठीक है, तो यानी कि ये जो भी अवयव होंगे द्वितीय वो क्या होंगे, अवयव का समुच्चय यानी परिसर जो होगा वो किसका उपसमुच्चय होगा, समुच्चय बी का होगा। बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं आगे, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल में देखते हैं कि अपन एक सेट ए लेते हैं और एक सेट बी लेते हैं। यदि अपन इसको ए सेट और बी सेट लिया, इसको एक संबंध देते हैं कि आर का संबंध क्या है, बी से है, यदि और केवल यदि ए बी का क्या हो, भाजक हो। ए बी का क्या होना चाहिए, भाजक। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का पूरा पूरा भाग बी में जाता हो, ए का पूरा पूरा भाग किस में जाता हो, बी में। तो अब इसमें देखो अपन ए पहले आया तो यानी कि समुच्चय ए का अवयव है, और बी बाद में आया यानी बी क्या है, समुच्चय बी का है। तो यानी कि अपने को पहले आया हो तो यानी कि समुच्चय ए का अवयव पहले लेना है, और बाद में क्या लेना है, समुच्चय बी का लेना है। तो यानी कि अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले दो लिया, कि अब मुझे बताओ कि दो का पूरा पूरा भाग किस में जा सकता है, दो का भाग दो में जा सकता है, चार में जा सकता है, छः में जा सकता है, आठ में जा सकता है, 10 में जा सकता है, 12 में जा सकता है, इस प्रकार से जा सकता है। तो यानी कि अब अपने को देखना है कि इनमें से अपने पास में बी में ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जो उसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यानी कि दो है, चार है, छः है और आठ है। तो इस प्रकार से हम देख लिया। तो यानी कि दो का जो संबंध होगा वो किसके साथ में होगा, दो के साथ में होगा। दो का संबंध होगा वो किसके साथ में होगा, चार के साथ में होगा। दो का संबंध जो होगा वो किसके साथ में होगा, छः के साथ में होगा। दो का संबंध जो होगा वो किसके साथ में होगा, आठ के साथ में। क्यों, क्योंकि दो को विभाजित कर रहा है, दो चार को विभाजित कर रहा है, दो छः को विभाजित कर रहा है, दो आठ को विभाजित कर रहा है। यानी कि दो जिस का भाजक होगा, बी के जिस अवयव का भाजक होगा वो उसके साथ में संबंध होगा। बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं, अगला एलिमेंट लेते हैं, जैसे चार है तो चार किस किस को, चार का पूरा पूरा भाग किस किस में जाएगा, चार का चार में जाएगा, चार का आठ में जाएगा, चार का 12 में जाएगा। इस प्रकार से अपने चलते रहेंगे। तो अपन देखेंगे कि इस बी सेट में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो चार का पूरा पूरा भाग जाता है। तो चार है और आठ है, तो ओनली दो ही एलिमेंट है, एक तो चार और एक आठ। तो चार का संबंध जो होगा वो चार से होगा और आठ से होगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार पाँच का देखेंगे तो पाँच किस किस को विभाजित कर सकता है, यानी पाँच का पूरा पूरा भाग किस में जा सकता है, एक तो खुद में जा सकता है पाँच में, और एक 10 में जा सकता है, और एक 15 में। इसी प्रकार आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो यानी कि अपने पास में इसमें देखना है कि बी में ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जो पाँच से पूरा पूरा विभाजित होते हैं। तो यानी कि इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं है बी में जो कि पाँच से विभाजित होता हो, यानी पूरा पूरा भाग जाता हो पाँच का। तो ऐसा कोई अवयव नहीं है, यानी पाँच का बी में किसी भी अवयव के साथ में संबंध नहीं होगा। यानी कि अपने पास में जो संबंध हुआ वो क्या क्या आया, दो का संबंध हुआ बी के कुछ अवयव के साथ में, चार का बी के कुछ अवयव के साथ में संबंध हुआ। तो वो कौन कौन से संबंध हैं, दो का दो के साथ में, दो का चार के साथ में, दो का छः के साथ में, दो का आठ के साथ में, चार का चार के और चार का आठ के साथ में। ठीक है, तो अब इसी प्रकार अब इसमें अपने को क्या निकालना है, प्रांत निकालना है, कि इस जो संबंध निकाला अपने, इस संबंध के प्रांत ज्ञात करने। तो प्रांत ज्ञात करने, तो प्रांत मैंने क्या बताया था कि जो भी संबंध होता है तो उसके कर्मित युग्म होते हैं। कर्मित युग्म यानी ये कर्मित युग्म बने हुए कि दो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, चार चार, चार आठ, ये कर्मित युग्म। इन कर्मित युग्मों के जो भी प्रथम अवयव हैं, सभी कर्मित युग्मों के क्या हैं, प्रथम अवयव हैं, उन सभी कर्मित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय। तो प्रथम अवयव क्या है, दो दो दो, चार चार, यानी कि दो और चार। तो अपन एक सेट जो आप बनेगा प्रांत का वो क्या बनेगा, दो और चार अवयव आएंगे। उसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, दो और चार। क्यों सभी दो 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 क्यों नहीं लिखे गए, क्योंकि आपको पता है सेट में हमने पढ़ा था कि किसी भी समुच्चय में अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसमें जो प्रांत में अवयव आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, दो और चार। ठीक है, अब परिसर की बात करते हैं। तो परिसर में मैंने क्या बताया था कि जो भी अपने पास में संबंध होता है उस संबंध में जो भी कर्मित युग्म होते हैं उन कर्मित युग्मों का द्वितीय अवयव, उन कर्मित युग्मों के द्वितीय अवयव के जो
सभी जो द्वितीय अवयव हैं उन सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय अपना क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो यानी कि संबंध का परिसर देखने हैं तो यानी कि अपने पास कौन कौन से अवयव हैं, 2 4 6 8 4 8, यानी कि अपने पास में कौन कौन से अवयव हो जाएंगे, 2 4 6 और 8, यानी कि इसमें अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे और 8 ले लेंगे। तो यानी इसके परिसर में अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 और 8। तो परिसर निकालना आ गया, प्रांत निकालना आ गया। अब अपन बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक अपने को कहा कि जेड में परिभाषित एक संबंध है, जेड यानी कि पूर्णांक संख्या। तो इसमें एक संबंध क्या दिया है अपने को कि एक संबंध है जिसमें कर्मित युग्म है, जिसमें कर्मित युग्म यानी कि x का y के साथ में संबंध है। कर्मित युग्म का मतलब क्या होता है, एक x का y के साथ में संबंध है। अब x का y के साथ में संबंध है जहाँ पे x और y क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। और इसमें एक संबंध क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, कि कहा है कि कोई भी दो पूर्णांक संख्या लेनी है, एक्स वाई क्या अपने पास में है, पूर्णांक संख्या, यानी कि कोई भी दो पूर्णांक संख्या लेनी है और उन दोनों का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करके उन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि जोड़ दो। उन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, वो संख्या जो है वो 4 से छोटी आनी चाहिए या फिर 4 के बराबर आनी चाहिए, या तो वो संख्या क्या हो, 4 से छोटी या 4 के बराबर। अब आप देख सकते हो इसमें बात किसकी चल रही है, स्क्वायर की। कोई भी पूर्णांक संख्या लोगे तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखोगे कि 4 जो है, ठीक है, अब 4 देखोगे कि 4 किसका स्क्वायर आता है, क्योंकि 4 से छोटी देखनी है, बड़ी तो देखनी नहीं। तो 4 आपको स्क्वायर देख लो कि 4 किसका स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का सम करना है। तो यानी कि अपने को पहले तो ये देख लेना है कि स्क्वायर किसका होता है 4। तो स्क्वायर किसका होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं होता। तो -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि ये एलिमेंट इसमें आ सकते हैं। अभी अपने को कंफर्म नहीं है कि आएंगे कि नहीं आए, लेकिन आ सकते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि -2 और 2 आ सकते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट तो ये ले सकते हैं कि -2 जिसका स्क्वायर करने पर 4 हो गया, लेकिन दूसरी संख्या ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें अपने को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो, 4 ही प्राप्त हो, ठीक है, या फिर 4 से छोटी प्राप्त हो। तो यानी कि कोई भी संख्या आपको पता है कि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, उनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही बन जाती है, यानी कि इसमें अपने को पॉजिटिव ही ऐड करनी पड़ेगी, या तो 0 करो या फिर 1 करो या फिर 2 करो, पॉजिटिव ही ऐड करनी पड़ेगी। तो यानी देखो कि 4 आया तो 4 में 0 ऐड करेंगे तब तो 4 आ रहा है, लेकिन 1 ऐड करेंगे तब 5 आ रहा है। यानी हम जान गए कि -2 और 2 ले सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरी जो संख्या लेनी होगी वो हमेशा क्या लेनी होगी, 0 लेनी होगी। यानी कि -2 और 2 का रिलेशन जो होगा, संबंध जो होगा, वो किसके साथ में होगा, 0 के साथ में होगा। बात क्लियर यहाँ पे। तो अब अपन देखते हैं कि हमें ये पता चल गया कि जो संख्याएं होंगी वो -2 और 2 के बीच में होंगी, -2 से 2 तक होंगे, क्योंकि इसमें -2 और 2 भी इंक्लूड है। तो यानी कि -2 से 2 तक की संख्या होंगी, और वो कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। तो -2 से 2 तक की पूर्णांक संख्या क्या है, -2 -1 0 1 और 2, ये पूर्णांक संख्या होती है। तो यानी अपने पास में इसमें जो संख्याएं आएंगी वो -2 -1 0 1 और 2 आएंगी। अब अपने को पता है कि -2 का संबंध ओनली 0 के साथ में कर सकते हैं और 2 का संबंध ओनली 0 के साथ में। तो यानी कि इनका दोनों का संबंध तो क्या होगा, ओनली 0 के साथ में होगा। लेकिन जब इन तीनों का संबंध देखें कि -1 का संबंध -1 के साथ में हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 1 + 1, और 1 + 1 कितना होता है, 2, और 2 क्या है, 4 से छोटा है। 2 4 से छोटा है, तो यानी ये संबंध परिभाषित है, क्योंकि इसमें यही कहा है कि दो भी पूर्णांक संख्या लेनी है और उनका स्क्वायर करके उनको ऐड करने पर वो 4 से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो 2 उससे छोटा आ रहे। इसी प्रकार इसमें प्लस का 1 ले लूँ तब भी ये तो +1 आएगा तो छोटा, इसकी जगह यदि 0 ले लूँ तब भी। तो यानी -1 जो है वो -1 के साथ में भी संबंध बनाएगा, 0 के साथ में बनाएगा और 1 के साथ में भी बनाएगा। इसी प्रकार जो अपने पास में -2 -1 1 0 1 और 2 है, -1 किसके साथ में संबंध बना सकता है, 0 के साथ में, और 1 के साथ में और खुद के साथ में। इसी प्रकार 0 जो है वो किसके साथ में बना सकता है, -1 के साथ में बना सकता है,
-2 के साथ में बना सकता है, 1 के साथ में बना सकता है और 2 के साथ में। क्यों? क्योंकि देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और +0 क्या तो कितना है 4, यानी इसके साथ बना सकता है तो इससे छोटी सभी संख्याओं के साथ में भी तो बना सकता है, यानी इनसे छोटी जो होंगी उनका स्क्वायर तो उनसे छोटी ही होगी और 0 ऐड करने पर तो वही संख्या देगा। तो यानी कि अपने पास में 0 जो होगा वो सभी एलिमेंट के साथ में क्या बनाएगा, संबंध बनाएगा। बात समझ में आ गई। और 1 जो होगा वो किसके साथ में बना सकता है, 1 के साथ में बना सकता है, 0 के साथ में बना सकता है और -1 के साथ में बना सकता है। तो ये अपने पास में क्या है, संबंध आए। तो इन संबंधों का हमने क्या लिख दिया, इन संबंध में लिख दिया है। अब इसमें अपने को क्या निकालना है, प्रांत निकालना है कि प्रांत क्या होगा और परिसर। तो प्रांत मैंने बताया कि जो भी संबंध होगा उसमें कर्मित युग्म होंगे और उन कर्मित युग्मों के प्रथम अवयव जो हैं उन सभी प्रथम अवयवों का एक समुच्चय जो है वो क्या कहलाएगा, एक प्रांत कहलाएगा। तो इसमें प्रथम अवयव में क्या आएंगे, -2 -1 0 1 और 2 अपने पास में ये अवयव आएंगे। तो यानी कि प्रथम अवयव ये और द्वितीय अवयव भी ये आएंगे सारे। तो यानी कि अपने पास में जो प्रांत हो गया, प्रांत के अवयव क्या कहलाएंगे, -2 -1 0 1 2। और इसी प्रकार द्वितीय अवयव भी क्या होंगे, -2 -1 0 1 और 2, क्योंकि इसमें द्वितीय अवयव में भी क्या है, -2 -1 0 1 और 2 दिए गए। तो यानी आर का परिसर भी क्या होगा, ये होगा। और मैंने ये बताया कि आर का जो प्रांत होता है वो समुच्चय ए का सबसेट होता है और परिसर होता है वो समुच्चय बी होता है उसका सबसेट होता है। यानी कि अपना सेट जो होगा वो दोनों का यही होगा। यानी कि क्योंकि अपने पास में सेट जो लिया जाएगा इस रिलेशन के लिए वो क्या लिया जाएगा कि ए सेट होगा, उसमें भी क्या हुए होंगे, -2 -1 0 1 और 2। और सेट बी जो लेंगे उसमें भी अभी क्या होंगे, -2 -1 0 1 और 2। तभी अपने पास में ये पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है कि ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो यानी कि ये इसका प्रांत हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, परिसर। बात क्लियर। तो ये आज हमने जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा कि रिलेशन के बारे में। अब अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है। तो प्रतिलोम संबंध की बात करें तो प्रतिलोम संबंध में क्या होगा कि यदि आर समुच्चय दिया गया, अब जैसे कि अपन ने संबंध पढ़ा ओनली संबंध, और उस संबंध पे प्रतिलोम की बात की जाए तो यानी प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उसका इन्वर्स। तो यानी कि ए से बी में मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ए से बी में एक संबंध है, ए से बी में एक संबंध क्या है, आर। ए से बी में एक आर संबंध है तो उसका इन्वर्स क्या होगा कि उसको उल्टा कर दो, उसका इन्वर्स क्या कर दो, बस उसका उल्टा, कि बी से ए में हो जाएगा। पहले आर संबंध था उसका तो क्या था, ए से बी में आर संबंध था, लेकिन जब ए से बी में आर संबंध है तब उसका इन्वर्स ज्ञात करना है, तब उसका क्या हो जाएगा, बी से ए में संबंध हो जाएगा, बी से ए में आर इन्वर्स संबंध हो जाएगा। बस उसके सेट को क्या करना है, उल्टा करना। जैसे कि उसमें यदि कर्मित युग्म कैसे होंगे, मान लेते हैं कि आर सेट है, आर जो संबंध है उसमें अवयव कैसे होंगे, समुच्चय ए का बी के साथ में संबंध होगा, जिसमें ए अवयव जो होगा वो ए का होगा और बी जो अवयव होगा वो बी का होगा। इसी प्रकार जब आर इन्वर्स जब निकालेंगे संबंध, तो यदि अपने को आर संबंध पता है, यदि अपने को क्या पता है, आर संबंध पता है, तो आर इन्वर्स संबंध भी हम ज्ञात कर सकते हैं। बस इतना करना है, जो भी कर्मित युग्म है उसको उल्टा कर दो, यानी कि जो द्वितीय अवयव उसको फर्स्ट कर दो, प्रथम अवयव बना दो, और प्रथम अवयव उसको द्वितीय अवयव बना दो, यानी उसको क्या बना दो, बी ए। यानी कि अपने पास में ये अवयव हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे अवयव वही रहेंगे, बी अवयव बी का रहेगा और ए अवयव ए का रहेगा। बस इसमें सेट क्या है, वो रिलेशन बदल जाएगा, पहले ए टू बी था, अब इन्वर्स करने पर वो बी टू ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई इन्वर्स की। अब इसमें इन्वर्स में जो कहेंगे कि यदि अपने पास में ए से बी में एक संबंध है, आर आर संबंध है, और बी से ए में क्या संबंध होगा, आर इन्वर्स। यदि ए का बी से आर संबंध है तो बी, ए का बी के साथ में यदि आर संबंध है तो बी का ए के साथ में क्या होगा, आर इन्वर्स संबंध होगा। तो हम कह सकते हैं कि आर का जो प्रांत होगा, आर का, आर संबंध का जो प्रांत होगा वो आर इन्वर्स का क्या होगा, परिसर होगा। वो क्या होगा, आर इन्वर्स का परिसर। और आर का जो परिसर होगा वो आर इन्वर्स का क्या होगा, प्रांत होगा। मतलब अपोजिट होगा, उल्टा होगा। जो आर का प्रांत वो आर इन्वर्स का परिसर, जो आर का परिसर वो आर इन्वर्स का प्रांत। बस इतना ध्यान रखना आपको। आर इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, आर होता है। आर इन्वर्स का वापस इन्वर्स कर दें तो वो आर संबंध ही प्राप्त होगा। बात क्लियर।
अब अपन बात करते हैं इस पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अपने को एक सेट लिया, एक ए और एक सेट ले लिया बी। अब अपने को कह रहा है कि एक संबंध बता दिया, इसमें अपने को क्या बता दिया, एक संबंध ए से बी में एक संबंध है। क्या है, ए से एक बी में एक क्या है, संबंध है। यदि और केवल यदि ए क्या है, बी का भाजक है। यदि ए क्या है, बी का भाजक। ए का बी का भाजक मतलब कि ए जो है वो बी को पूरा पूरा विभाजित करता है, यानी ए का बी में पूरा पूरा भाग जाता है। ए का क्या जाता है, बी में पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये रिलेशन किसका हुआ, ए का बी के साथ में हुआ। तो यानी हम निकालेंगे कि ए का बी के साथ में ये है, तो ए का बी के साथ में आर इनवर्स क्या होगा, मतलब कि आर इनवर्स रिलेशन निकालेंगे। तो आर इनवर्स रिलेशन निकालने के लिए क्या होगा कि अपन देखते हैं ए से बी में रिलेशन निकालेंगे पहले। तो इसमें निकालोगे तो देखो क्या बनेगा, दो किस किस को विभाजित करेगा, दो दो को करेगा, दो चार को करेगा, दो छः को करेगा, दो आठ को करेगा। ठीक है। इसी प्रकार जब हम देखेंगे कि चार जो है वो चार चार को करेगा, चार आठ को करेगा। अब ये इसका संबंध निकला आर से, आर का संबंध ए से बी में। ठीक है, ए से बी में ये आर संबंध है। अब इसका आर इनवर्स संबंध निकालना होगा, तब इसके जो कर्मित युग्म है उनको क्या कर दो, जो प्रथम अवयव उसको द्वितीय बना दो और द्वितीय को प्रथम बना दो। यानी प्रथम इसका क्या बन जाएगा, टू का टू से, क्योंकि दोनों समान है। इसका क्या बन जाएगा, फोर का टू। इसका क्या बन जाएगा, सिक्स का टू। और इसका क्या बन जाएगा, एट का टू। इसका क्या बन जाएगा, फोर का फोर। और इसका क्या बन जाएगा, एट का फोर। तो यानी कि आपके पास में जो संबंध आया आर इनवर्स, वो ये आया कि टू का टू के साथ में, फोर का टू के साथ में, सिक्स का टू के साथ में, एट का टू के साथ में, फोर का फोर के साथ में और एट का फोर के साथ में। तो यानी कि ये संबंध क्या कहता है कि ये जो दो है वो इसका क्या है, गुणज है। फोर है वो दो का क्या है, गुणज है। छः है वो दो का गुणज है। आठ है वो दो का गुणज है। चार है वो चार का गुणज है। आठ है वो चार का। तो यानी कि इसमें जो संबंध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी का गुणज है। ये क्या हो जाएगा, बी का गुणज। तो यानी कि आपके पास में इस प्रकार से आर इनवर्स निकालना है। आर इनवर्स निकालने के लिए इजी मेथड यही है कि आप उसका क्या निकाल लो कि ए से बी में आर संबंध निकाल लो, फिर उसका क्या कर दो कि जो कर्मित युग्म है उसका प्रथम अवयव को द्वितीय में चेंज कर दो और द्वितीय अवयव को प्रथम में चेंज कर दो, तो वो उसका क्या जाता है, आर इनवर्स संबंध ज्ञात हो जाता है। तो आज हमने ये क्या पढ़ लिया, पूरा आधा संबंध पढ़ा है, अभी इसके प्रकार बाकी हैं। तो आज हमने संबंध के बारे में, उसकी डेफिनेशंस के बारे में कुछ बातें की हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि कुछ प्रॉब्लम्स हैं पॉइंटों में, तो वो पॉइंटों की प्रॉब्लम्स है वो मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा और मैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करूँगा। अब आगे जो भी है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे की क्लास में संबंध जो है उसके प्रकार क्या क्या हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम उस पर बात करेंगे। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि उसमें मैं जो भी पीडीएफ है इससे रिलेटेड नोट्स की पीडीएफ उसमें मैं डाल देता हूँ, उससे आपको वो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और वैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा और उसकी पीडीएफ की लिंक दे दूँगा और आपको पूरी बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं आगे की क्लास में।